नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कवक से होने वाले रोग और वायरस से होने वाले रोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग और बैक्टीरिया से होने वाला रोग, ठीक है। और अगर आपको इसको ट्रिक के साथ याद करना है तो आप हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में जाइए, महिला पर्यवेक्षक का कोर्स परचेस कीजिए, जिसका फीस बहुत ही कम है। आपको वहाँ इसकी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो आज पढ़ते हैं कवक से होने वाला रोग। इसका ट्रिक है गंजा दमान खाए फंगस वाला फूड। फंगस से कवक याद आ जाएगा, ठीक है। गंजा से गंजापन, दमान का दमा कर लेंगे तो क्या होगा? दमा रोग। और द से दांत, खा से खाज और ए से एथलीट फूड। देखो, गंजापन याद हो गया, दमा याद हो गया, अरे खाज, दांत खाज वाला याद है? दांत खाज खुजली, बिटेक्स मलहम लगाओ, दांत खाज खुजली मिटाओ, है ना। हाँ, मेरे को एडवर्टाइजमेंट ही याद रहता है। सीरियल देखो, मूवी देखो तो वो याद नहीं रहता। क्यों? बता रही हूँ। मूवी एक बार देखते हैं, खत्म, दोबारा देखने का मन नहीं करता। सीरियल एक बार देखे, कहानी पता चल गया, हो गया। लेकिन जितना बार भी देखो ऐड वही चाहता है, वही संतूर साबुन, वही कोकोनट ऑयल, वही बिटेक्स मलहम, वही बोरोप्लस, वही बोरोलिन। तो मेरे को ऐड ना बहुत याद रहता है, ठीक है। हर चीज का ऐड लगभग मेरे को याद रहता है। लेकिन वो मैं बताना क्यों चाह रही हूँ, उसका उद्देश्य क्या है पता है? किसी भी चीज को हम जब बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं ना, तो वो चीज हम लोग को याद रह जाता है। तो वही ये काम हम लोग को पढ़ाई के साथ करना है। बार बार उस चीज को देखना है, बार बार उस चीज को सुनना है। अगर रिवीजन करते हो तो वीडियो को 2x स्पीड में डाल लो, है ना, तो क्या होगा? जल्दी रिवीजन हो जाएगा। कोई बता रहा है उसको सुन लो, रिवीजन हो जाएगा। कहीं पर अगर रोग वाला याद नहीं हो रहा है, पेपर में लिख लो, आईना के पास लगा दो। आईना तो देखते जाते ही होगे 2-3-4 बार, है कि नहीं? नहीं तो कहीं और पास लगा, स्विच बोर्ड के पास लगा दो, बटन चालू बंद करने तो जाते ही होगे, तो वहां पास लगा लो। 2 मिनट खड़े होकर देख लेना प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो ऐड वाला कहानी बता रही थी कि मेरे को कैसे याद रहता है ऐड। बार बार सुनो ना ऐड को। खैर, मैं सीरियल नहीं देखती, कार्टून ही ठीक है मेरे लिए, ठीक है। तो ये हो गया दांत खाज और एथलीट फूड। एथलीट फूड का फोटो दिखा दी मैं आप लोग को। तो एक कवक से होने वाला रोग याद हो गया, ठीक है। अब मैं वो बी वाला का कल 3 ही ठो बताई थी, B1, B6 और B7 बताई थी, है कि नहीं? अब देखो 2 ठो और बता देती हूँ आज। B2 याद रखना। B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन B2, B2 राइबोफ्लोविन। और याद रखना B7। B7 क्या है? बायोटिन। क्या है? बायोटिन। B7 बायोटिन। बायोटिन से क्या होता है? जो उसकी कमी हो जाती है तो बालों का गिरना, लकवा और शरीर में दर्द होता है। किसकी कमी से? B7 की कमी से। और B2 क्या बताई? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है? जो जीभ है, वो त्वचा है, वो फटने लगती है और आंख लाल होने लगते हैं। तो B2 B7 याद हो गया। बाकी कल 3 याद था, B1 B6 B12 याद था। B2 और 7 याद, आज के लिए याद कर लो। 5 भी याद कर सकते हैं। 5 में बताई थी पेंटा यूज होता है 5 के लिए, तो पेंटाथेनिक एसिड। 5 पेंटा। बालों का सफेद होना और मंद बुद्धि क्या है? इसके लक्षण है, ठीक है। तो 3 चीज याद कर लिए, 2, 5, 7। 2 में राइबोफ्लेविन, 5 में पेंटाथेनिक एसिड, 7 में बायोटिन। बायोटिन में बालों का गिरना है, B5 में जबकि बालों का सफेद होना है। अब देखते हैं लास्ट हम लोग का क्या चीज? वायरस से होने वाला रोग। इससे पहले ये विशेष अंग को प्रभावित करने वाले, ठीक है, एक बार देख चुके। ऑनलाइन वालों के लिए मिट्टी को रोपो। देखो, ये जो हमारे नर्वस सिस्टम को जो प्रभावित करने वाले जो रोग है, उसके लिए ट्रिक है मिट्टी को रोपो। मी से है मिर्गी, टी से है टिटनेस, को से है कोढ़, रो से है रेबीज और पो से है पोलियो, ठीक है। ये 5 चीजें जो है वो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को क्या करती है? प्रभावित करती है। और देखो, जल में कुछ अगर किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो कौन कौन से, अगर आर्सेनिक की अधिकता होती है
आर्सेनिक की अधिकता होती है तो कौन सा रोग होता है हम लोग को? त्वचा कैंसर होता है। लेकिन वहीं अगर कैडमियम की कमी हो जाती, मतलब अधिकता हो जाती है पानी में, ठीक है, कैडमियम, तो कौन सा हो जाता है? इटाई रोग। और पारा की जब अधिकता हो जाती है, पारा मतलब जो मरकरी, तो कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। और वही अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या फोटो देखना चाहोगे ब्लू बेबी सिंड्रोम का? याद रहे ताकि। ये देखो एथलीट फुट का दिखा रहा है, अगर ऑनलाइन वालों को दिख रहा होगा, ब्लर नहीं दिख रहा होगा तो देख सकते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम आ जाए तो अच्छा है। देखो कैसे हो जाता है, ठीक है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण हो रहा है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण। देखो कैसे नीला पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम है। और दिखाती हूँ मिनी माता रोग, ठीक है। कौन सा रोग? मिनी माता किससे हो रहा है? पारा की अधिकता से। किसमें? जल में। देखो कैसे दाग हो गया है, ठीक है। ये क्या है? मिनी माता रोग है। और कौन सा रोग? इटाई रोग, ठीक है। इटाई रोग। ये देखो इटाई रोग में क्या होता है, कैसे हो गया शरीर, कैसे झुक गया इटाई रोग। और इटाई किसकी अधिकता से? कैडमियम की अधिकता से। देखो दिखा दी, देखो शरीर कैसे ये मुड़ जा रहा है, हाथ वाथ शरीर, ठीक। देखो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। लास्ट कौन सा बच गया अब? वायरस से होने वाला रोग, ठीक है। किससे होने वाला रोग? वायरस से। अब देखो इसकी खोज किसने की थी? रूसी वैज्ञानिक इवान वस्की। और लिवन हुक किसका पढ़े थे? बैक्टीरिया वाले में पढ़े थे। हाँ हाँ, विटामिन का पंख है, ठीक है। देखो अब इसका खोज किसने किया था? इवान वस्की। इवान से वायरस, याद रखना, वस्की से वायरस, ठीक है। वस्की से वायरस। अब इसका ट्रिक ये लालनी मैम के द्वारा बनाया गया ट्रिक है, ठीक है। रेखा हमें हीट करके पोएचे छोड़ गई। कौन हीट करके छोड़ गई? रेखा। किसी का नाम होगा रेखा तो वो बुरा मत मानना, ये बस ट्रिक के लिए है, ठीक है। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। अब रेखा के रे से लेना रेबिज, खा से लेना खसरा, ठीक है। याद करते जाओ, रेखा से रेबिज, खा से खसरा, हमें के हा से लेना हर्पीज। अभी सिर्फ रोग का नाम याद करो, लक्षण और विषाणु बाद में याद करेंगे, ठीक है। रेखा के रे से, ख से, हमें के ह से, अब में से होगा मेनिनजाइटिस, ठीक है। में से क्या होगा? मेनिनजाइटिस। रेखा हमें हीट करके छोड़ दी, तो हीट के ही से हेपेटाइटिस। इसी को क्या बोलते हैं पता है? पीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब पीलिया का अगर दूसरा नाम देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं, याद कर लेना। हेपेटाइटिस का क्या नाम है? पीलिया। हीट के ही से हेपेटाइटिस और उसी का नाम क्या है? पीलिया। और ट से क्या होगा? ट्रेकोमा, ठीक है। ट से क्या होगा? ट्रेकोमा, ठीक है। पोएचे छोड़ गई, तो पो से है पोलियो, ए से है एड्स, चे से है चेचक। छोड़ गई तो छोड़ तो बस ऐसी, ठीक है। छोड़ के छो से छोटी माता, भाई जो चिकन पॉक्स बोलते हैं ना, और उसी से याद रखना है चिकनगुनिया टाइप कभी बीमारी होता है, ठीक। चिकन पॉक्स और चिकनगुनिया को एक साथ याद रखना। और ड से है डेंगू। डेंगू किससे फैलता है? किसके काटने से फैलता है? अभी बहुत फैल रहा है ना डेंगू, तो सतर्कता बरतो, ठीक है। छोड़ गई, ग से गर्ल्स हो जा, और ई से है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वाला कहीं याद आ रहा है? HIV का टीका लगाए थे, हाँ। देखो चलो एक बार बोलो,
रेखा हमें हिट करके छोड़ गए। रेबीज, खसरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा, पो से पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, ड से डेंगू और ग से गलसुजा और हाँ गलसोज, ठीक। और ई से इन्फ्लुएंजा। अब देखो रेबिस में क्या होता है, रेबिस किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। मिट्टी को रोपो कर क्या थे, रो से रेबिस याद किया थे। रेबिस किसके काटने से होता है, हाँ ठीक है। किसको प्रभावित करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को। रेब्डो वायरस, देखो रेबिज का रे और वायरस का रेब्डो, रे रे याद हो जाएगा, कोड वर्ड बस याद रखो, याद रहेगा, ठीक है। रेब्डो वायरस, रोगी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकल जाता है, ठीक है, किसमें, रेबीज में। और कुछ फोबिया भी हो जाता है ना रेबीज के काटने से, हाँ वही क्या बोल, नहीं उसको क्या बोलते हैं, क्या फोबिया बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। अब ख से खसरा, खसरा किस में होता है, पूरे शरीर में होता है। खसरा के लिए टीका लगाते हैं, कौन सा टीका लगाते हैं, खसरा और रूबेला का एक साथ टीका लगाते हैं ना, MR वाला, मिसेस और रूबेला वाला, दो टीका लगता है उसका, भूल गए। पहला टीका 9 से 12 माह में लगता है, हाँ ठीक है। संपूर्ण शरीर को क्या करता है, खसरा प्रभावित करता है। और इसका वायरस है मोरबिली वायरस। कौन सा वायरस, मोरबिली वायरस। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर पूरा लाल हो जाता है, कैसे, लाल दाना हो जाता है पूरा, ठीक है, किसमें, खसरा में। ह से है हर्पीज, हर्पीज किसको प्रभावित करता है, हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। और हर्पीज ही इसका क्या है, वायरस का नाम है, तो इसी है हर्पीज वाला, हर्पीज का विषाणु हर्पीज ही है, ठीक है। त्वचा में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। और मेनिंजाइटिस, में से क्या था, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस प्रभावित करता है हमारे मस्तिष्क को। मेनिंजाइटिस का माँ, मस्तिष्क का माँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तेज बुखार हो जाता है। तो 4 चीजें याद हुआ, रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, रेब्डो वायरस से हुआ। और क्या होता है, इसमें रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकल जाता है। और ख से खसरा, खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ठीक है। मोरबिली वायरस, इसमें क्या होता है, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं, ठीक है। ह से क्या था, हर्पीज, हर्पीज का वायरस क्या था, हर्पीज, किसको प्रभावित कर रहा है, त्वचा को। त्वचा में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस किसको प्रभावित कर रहा है, मस्तिष्क को, ठीक है, तेज बुखार हो जाता है। 4 चीजें याद हो गया हम लोग को, किसमें से, वायरस में से, ठीक है। अब देखो हिपेटाइटिस बताई थी ना, इसको क्या बोलते हैं, पीलिया। अगर पीलिया किससे होने वाला रोग है, अगर आया तो विषाणु वायरस से होने वाला ना, ठीक है। ये प्रभावित करता है हमारे यकृत, यकृत मतलब लीवर को, ठीक है, किसको प्रभावित करता है, ये लीवर को, ठीक है। इसमें आंख त्वचा जो है वो पीला पड़ जाता है, यूरिन भी क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, किसमें, हेपेटाइटिस में, पीलिया में, ठीक है। अब ट्रेकोमा, ट्रेकोमा किसको प्रभावित करता है, ये हमारी आंख को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा, देखो हम लोग किसी को भी ट्रेस करते हैं तो आंख से ही देख के करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वैसे ही ट्रेकोमा को याद कर लेना। ट्रेकोमा से किसको प्रभावित करता है, वो आंख को, आंख में, आंख लाल हो जाता है, आंख में दर्द होता है, ट्रेकोमा, ठीक है। हीट तो हो गया, ठीक है, हीट करके पोएचे छोड़ गई। पो से पोलियो, पोलियो प्रभावित करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को। इसके साथ ही गला, रीढ़ की हड्डी, नाड़ी, ये सबको क्या करता है, प्रभावित करता है। और पोलियो ही क्या है, इसका वायरस का नाम है। पोलियो बीमारी पोलियो वायरस से होता है। ज्वर, बदन दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, ये सब किससे होता है, पोलियो। और साथ ही अपंगता भी हो जाती है उसे, पढ़े थे ना जब पोलियो वाला टीका पढ़ाई थी, तो अपंगता वाला, हाँ। और इसका टीका कैसे दिया जाता है, ओरल, OPV पढ़े थे, ओरल पोलियो वैक्सीन 5 पढ़े थे, 0, 1, 2, 3 और 5 वाला, 0, 1, 2, 3 और बूस्टर 5 हो गया। और इसके बाद FIPV भी पढ़े थे, 1, 2 और 3, हाँ। फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है।
तो याद है ना, एक जो 0 वाला था वो सिर्फ 15 दिन के अंतर्गत दिए थे, उसके बाद 6, 10, 14 वाला दिए थे, उसके बाद बूस्टर कब दिए थे, 16, 24 में दिए थे। ठीक है, याद है सबको। ठीक, कल कल वैसे ही याद करके आना। देखते हैं कौन ज्यादा यहाँ एक्टिव होके बैठता था कल। ठीक है, एड्स। अब एड्स कैसा स्पेलिंग आता है इसका, AIDS। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किससे फैलता है, ये HIV वायरस से फैलता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इसका नाम होता है। ठीक है, अब ये प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसी को कौन प्रभावित करता है, HIV का वायरस। और उसे कौन सा बीमारी हो जाता है, एड्स। कोई बता पाएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताना कि एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, आप जो बोले उस दिन क्या मनाते, चलो बताओ। वेरी गुड। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमारे जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है हमारे शरीर के अंदर, उसको क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। ठीक, इससे क्या होगा, अगर कोई किसी भी बीमारी से हम लोग सबसे पहले प्रभावित हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं रहेगी तो। ठीक है, एड्स हो गया। चे से क्या है, चेचक। ठीक है, चेचक, चेचक भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, किसके जैसे, खसरा के जैसे। ठीक है, वेरियोला वायरस, ये प्रश्न पूछता है कि चेचक रोग किस वायरस के कारण होता है, तो नाम आप लोग याद रखना, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से चेचक हो रहा है। और इसके साथ ही जो छोटी माता जो चिकन पॉक्स है, वो भी वेरियोला वायरस से ही होता है। ठीक है, चेचक में क्या होता है, तेज बुखार आता है और शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, वही वही वैसी ही है, सेम। ठीक है, इसमें हल्का बुखार होता है और शरीर पर चिकटियाए, मतलब दाग भी तो आ जाता है ना, दाना 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 करके, चिकन पॉक्स जब होता है तो। ठीक है, ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, चेचक के जैसे। उसके बाद डे से डेंगू। डेंगू तो अब मच्छर के काटने से होता है, लेकिन कौन सा मच्छर, अरबोवायरस एंडिस मच्छर। ये एंडिस मच्छर का नाम आप लोग याद रखना कि डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है, एंडिस मच्छर। और मलेरिया, मादा एनाफिलिस मच्छर, और उसका परजीवी क्या था, प्लाज्मोडियम। ठीक है, डेंगू संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आंख और जो जोड़ है यहाँ पर, जैसे ज्वाइंट है हमारा, उसी को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे ये कोहनी के पास हो गया ज्वाइंट, घुटने के पास हो गया ज्वाइंट, वैसे ही क्या करता है, वो जोड़ को भी प्रभावित करता है। जोड़ों में क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, सिर में भी दर्द होता है, किससे, क्या होने से, डेंगू होने से। ठीक है, गल से गलसोज। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि को क्या करता है, प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पास रहती है, ठीक है, तो उसको कौन प्रभावित कर रहा है, गलसोज। अरे गल से गला याद रख लेना, अरे थायराइड वाला फिर याद आ जाएगा किसको प्रभावित कर रहा है। ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है, वैसे भी जब गले में दर्द होता है तो मुंह खोलने में कठिनाई होती है कि नहीं होती है, होती है ना। ठीक है, और ई से है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी संपूर्ण शरीर को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और इसका वायरस है मिक्सो वायरस। कौन सा वायरस, मिक्सो वायरस। और एक तो मोरबिली वायरस पढ़े थे, किसका था मोरबिली, बताओ, खसरा का था। रेबिस का तो रेब्डो वायरस बताई थी ना, देखो मोरबिली खसरा का है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा में क्या हो रहा है, गलसो, छींक, बेचैनी, ये किससे हो रहा है, इन्फ्लुएंजा में। चलो रिवीजन करते हैं। हाँ, गलसो नहीं पता, मिल जाएगा तो अच्छा है, कुछ दूसरा आ गया तो लिख देते हैं भाई, बीमारी करके। ठीक है, हाँ,
ठीक है, ये गलसुआ क्यों होता है, ये सब ऐसा है। ठीक है, अब देखो रेखा हमें हीट करके पोएचे करके छोड़ गई। रेबीज, रेब्डोवायरस, रेबीज रेब्डोवायरस किसको प्रभावित करता है? रेबीज तंत्रिका तंत्र को। और क्या होता है इसमें? रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकल जाते हैं। ख से खसरा, खसरा संपूर्ण शरीर को। मोरबिली वायरस। ठीक है, कोई अगर कोई खास रहता है तो क्या बोलते हैं? ये मोर हरे, तोर हरे, ये सिर्फ मोर हरे। तो मोरबिली वायरस को वैसे ही याद रखना, खसरा, खसरा से खास को याद रख लेना, और मोरबिली से सिर्फ मोर हरे वाला। मोरबिली वायरस क्या होता है उसमें? खसरे में, मोरबिली वायरस में शरीर में लाल रंग के दाने हो जाते हैं। रेखा हमें ह से हर्पीस, हर्पीस का वायरस हर्पीस ही था। क्या हो रहा था इसमें? त्वचा को प्रभावित कर रहा था हर्पीस, और त्वचा में सूजन हो जा रहा था। ठीक है, हमें में से मेनिंजाइटिस, वो किसको प्रभावित कर रहा था? मस्तिष्क को। क्या हो रहा था उसमें? मेनिंजाइटिस में तेज बुखार हो रहा था। ठीक है, देखा हमें हीट करके, ही से हिपेटाइटिस, उसी का नाम पीलिया, हिपेटाइटिस पीलिया किसको प्रभावित करते? वो हमारे यकृत को, लीवर को। ठीक है, लीवर को प्रभावित करता है। क्या हो जाता है? यूरिन पीला हो जाता है, आंख और ठीक है, ठीक है, हीट। ट से ट्रेकोमा, ट्रेस करते हैं किससे? आंख से। आंख को प्रभावित कर रहा है, आंख लाल हो जाएगा, आंख में दर्द होगा। ठीक है, ट्रेकोमा हीट करके पोए। हाँ, नहीं है इसका, नहीं है। ठीक है, अब पोएचे, पो से पोलियो, पोलियो किसको प्रभावित कर? हमारे नर्वस सिस्टम को, है ना। इसके साथ ही हमारी रीढ़ की हड्डी, ये सबको भी क्या कर रहा है? वो प्रभावित कर रहा है। पोलियो, पोलियो में क्या हो जाएगा? पोलियो को वायरस, पोलियो का वायरस पोलियो ही है। ठीक है, पोलियो में क्या होगा? लकवा, अपंगता, ये सब हो जाएगा, है कि नहीं। ए से क्या था? एड्स, एड्स किसको प्रभावित करता है? हमारे प्रतिरोधक क्षमता को। ठीक है, और उसका एड्स का वायरस HIV, और ये क्या, उसका लक्षण क्या है? या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। ठीक है, वो चे से चेचक, चेचक प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को। इसका वायरस है वेरियोला वायरस, और क्या हो जाता है? शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं। हाँ, तेज बुखार और दाने भी हो जाते हैं। ठीक है, अब छोटी माता, छोटी माता भी प्रभावित करती है पूरे शरीर को। वेरियोला वायरस है उसका, और शरीर पे हल्का बुखार और चकतियां। और ठीक है, डस है डेंगू, डेंगू, डेंगू किसको प्रभावित कर रहा था? और खास तौर पर सिर, आंख को और जोड़ों को। ठीक है, और डेंगू का जो विषाणु है वो क्या था? एडिस मच्छर। और क्या था? अरबो वायरस, एडिस मच्छर। अरबो मच्छर वैसे भी अरबों की तादाद में ही रहते हैं। ठीक है, अरबो वायरस, एडिस मच्छर, जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, और आंख, पेशियां, ये सब में भी क्या होता है? दर्द होता है, सिर में भी। ठीक है, गलसोज, गलसोज पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ठीक है, गला मतलब मुंह खोलने में क्या होता है? कठिनाई होती है, बुखार भी रहता है इसमें। ठीक है, और लास्ट में क्या था? इन्फ्लुएंजा, और इसका वायरस मिक्सो वायरस। ठीक है, छींक, बेचैनी, ये सब किस में आता है? इन्फ्लुएंजा में आता है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, फ्लू मतलब सर्दी बुखार से ले लो, और उसी में छींक वगैरह आता है। ठीक, तो ये रहा हमारा वायरस से होने वाला रोग कंप्लीट। इसके साथ ये सब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, B2, B2 बता। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की कमी से क्या हो रहा है? जीभ, त्वचा पड़ जाता है। ठीक है, B5 बताई थी, पेंटाथेनिक एसिड, बालों का सफेद होना। B7 बायोटीन, बालों का गिरना। अब अगर उससे बचना है हम लोग को तो क्या करना चाहिए? देखो, B7 का अंडा, टूना मछली, अनाज, शकरकंद, ये सब खाना चाहिए। ठीक है, और B5 मूंगफली, अंडे, दूध और मछली। और B2 पनीर, कलेजा, मांस, हरी सब्जियां। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन लोग के लिए तो एस है। ठीक है, और बाकी जो वेजिटेरियन है वो मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जी खाओ। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। ऐसे ही बैक टू बैक वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर। यह केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम है, ठीक है। विवाह के दौरान जो दहेज लिया जाता है, दिया जाता है, उस पर कार्यवाही के लिए यह अधिनियम लाया गया है, ठीक है। अगर आपको बाकी भी एक्ट पढ़ने हैं तो योगेंद्र साहू क्लासेस चैनल के द्वारा 20 डेज का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें बाकी सभी योजनाओं और बाकी टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं दहेज। तो दहेज होता क्या है? कोई भी मूल्यवान वस्तु, ठीक है, या संपत्ति या नगद, पैसा भी देते हैं दहेज में, तो नगद या वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को या फिर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है, तो वही क्या कहलाएगा? दहेज कहलाएगा। यहाँ जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़की के द्वारा लड़के के फैमिली को दिया जाए संपत्ति, लड़के के द्वारा लड़की के मतलब परिवार को भी अगर दिया जाता है कुछ सामान या संपत्ति या पैसा जो भी, तो उसको क्या बोलेंगे? दहेज बोलेंगे, ठीक है। तो ये अधिनियम पारित कब हुआ, मतलब राष्ट्रपति उसमें साइन कब किया, उसको अधिनियमित कब किया? 20 मई 1961 को। कब? 20 मई 1961 को। फिर लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। डेट याद रखना आप लोग। अधिनियमित अगर पूछता है तो 20 मई 1961 पढ़ना, लेकिन अगर लागू पूछे तो लागू कब बोलोगे? 1 जुलाई 1961। बाकी सब में लागू देखे थे, इसका दोनों याद रख लेना, ठीक है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ऐसा नियम में लिखाया था 1961 के टाइम, लेकिन जब 2019 में धारा 370 हट गया ना वहां से, जम्मू कश्मीर से उसके विशेष राज्य के दर्जे से उसको हटा दिया गया, तब क्या हुआ? वहां भी ये नियम लागू हो गया। फिलहाल अभी लिखा है कि नहीं अधिनियम में, वो छोड़ दो, लेकिन अभी क्या है? अभी सभी संपूर्ण भारत में क्या है? लागू है। उद्देश्य क्या है इसका? देखो, दहेज के लेन देन को किसी भी रूप में निषिद्ध करना। किसी भी रूप में बताइए ना, संपत्ति हो सकता है, पैसा हो सकता है, या फिर और भी कोई भी मूल्यवान वस्तु हो सकती है। तो लेने और देने दोनों का क्या करना है? हमको रोकना है। इसमें अगर कोई अपराधी रहता है तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं। अगर कोई दहेज ले रहा है या फिर दहेज दे रहा है, दोनों अपराधी हुए, तो उनकी गिरफ्तारी बिना वारंट के होगी। मतलब ये मामला क्या है? संज्ञेय है और गैर जमानती भी है। इसमें जमानत नहीं होगा, बेल नहीं मिलेगा, ठीक है। कुल धारा है 10। कितना धारा? 10। अधिनियमित कब हुआ? 20 मई 1961 को। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961, ठीक है। कितना धारा? 10 धारा। कहाँ लागू है? संपूर्ण भारत में। तो धारा 1 तो हम लोग को सभी को याद ही रहता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू। तो धारा 1 कंप्लीट हो गया हम लोग का। धारा 2 देखते हैं। धारा 2 में हमेशा परिभाषा रहता है, मैंने बताया, ठीक है। तो अब टॉपिक के नाम पर ही परिभाषा डिसाइड होता है, ठीक है ना। पहले चर्चा कर चुके हैं इस पर। तब दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़े हैं तो दहेज का परिभाषा तो दिया होगा, जाहिर सी बात है। तो देखो दहेज क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति। दहेज से तात्पर्य नकदी या वस्तु से है। कई जगह क्या करते हैं? वस्तु के रूप में दहेज देते हैं, कई जगह क्या करते हैं? पैसे के रूप में दहेज देते हैं, है कि नहीं। जो विवाह के पूर्व या पश्चात या विवाह के समय लिया जाता है। कई जगह होता है कि डील होता है, शादी से पहले इतना पैसा दो, शादी के बाद इतना देना, या शादी के समय इतना देना। अगर उस टाइम नहीं दिए तो हम लोग बारात वापस लेके चले जाएंगे, ऐसा कुछ डील होता है कि नहीं। कुछ पहले मांगते हैं, कुछ बाद में मांगते हैं, या फिर पहले नहीं मांगे तो आधा शादी के टाइम दो, आधा शादी के बाद देना। और अगर शादी के बाद नहीं दे पाए तो उसी के लिए लड़की को क्या किया जाता है? बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है। उनको शारीरिक मानसिक यातनाएं दी जाती है, टॉर्चर किया जाता है उनको कि तू अपने घर से दहेज नहीं लेके आई। बार बार हर चीज में उनको ताना दिया जाता है, आखिर क्या ही लेके आई है अपने मायके से, ठीक है। ऐसा ताना मिलता है ना महिलाओं को अधिकतर, ठीक है। विवाह के समय लिया जाता है या लिए जाने का करार किया जाता है। करार किया, मैंने बताया था ना, करार मतलब वही जो साइन करवाते हैं या वादा कर दिए कि हाँ मैं शादी के बाद दूंगा या शादी के पहले दूंगा, वही क्या है? करार करना है। कल इंट्रो देने के टाइम मैंने बताया था करार क्या होता है, ठीक है।
किस किसमें किया जाएगा? विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार द्वारा। जरूरी नहीं कि उसके माता पिता ही डिमांड करे कि हमको दहेज चाहिए। कई लोग, मामा फूफा लोग भी बहुत ऐसे होते हैं, नहीं नहीं इतना लेना पड़ेगा, नहीं तो शादी कैसे होगा। वो वाला मूवी देखे, शादी में जरूर आना। उसका पापा तो कुछ नहीं बोलते रहते, लड़के का पापा, उसका मामा होशियारी मारता है कि इतना दहेज चाहिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा शादी। तो वैसे ही बहुत लोग होते हैं भाई, रिश्तेदार या फिर संरक्षक जो भी अभिभावक हैं, वैसे ही होते हैं बहुत, जहाँ माता पिता सीधा तो रिश्तेदार लोग टांग अड़ाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, दहेज ना लेना है ना देना है। समझ रहे हो पीछे वाले भैया लोग? दहेज लेना देना दोनों प्रतिषेध है भैया, ठीक है, अपराधी बन जाओगे नहीं तो। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डिमांड करते हैं, कितना चाहिए या ये वस्तु ला देना करके डायरेक्ट डिमांड करते हैं। और कई लोग ना इनडायरेक्टली बोलते हैं कि जैसा आपका बन जाए वैसी दे देना, मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं लेकिन दे देना ऐसा करके। ये नहीं बोल रहे कि ठीक है लड़की बस को भेज दो, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैसा बने आपको, जैसा आपकी इच्छा हो दे देना। दे देना मतलब मांग ही रहे हैं कुल मिला के, है कि नहीं? तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी अगर दे तो वो भी क्या कहलाएगा? दहेज ही कहलाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। जैसे अपवाद मैंने बताया था कि अगर वर वधु को भेंट दिया जाए, हम लोग को कोई, उन लोग को कोई उपहार दिया जाए, तो वो दहेज नहीं कहलाएगा। जैसे कि छत्तीसगढ़िया लोगों के में कुछ कुछ देना ऐसी भेंट ही है, समझ लो, मतलब उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए दे रहे हैं ऐसा समझते हैं। जैसे कुछ बर्तन हो गया या फिर और कुछ हो गया, तो उसको क्या नहीं मानेंगे? भेंट को दहेज नहीं मानेंगे। वैसे ही मुसलमानों के में शरीयत कानून होता है, जैसे हम लोग के में हिंदू विवाह कानून चलता है, तो उन लोग के में शरीयत कानून चलता है। तो उसके अंतर्गत दिया गया मेहर, एक वर्ड होता है उन लोग के में मेहर, ठीक है, उसको दहेज में शामिल नहीं करते हैं। किसको शामिल नहीं करते हैं? अगर ऑप्शन में आया तो मेहर को लगाना, ठीक है, मेहर को शामिल नहीं करते, और वर वधु को दिए जाने वाले उपहार को भी दहेज में शामिल नहीं करते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति से आशय ऐसे वस्तु दस्तावेज से है जो आईपीसी की धारा 30 में उल्लेखित है, कानूनी अधिकार सृजित किया गया है। मतलब आईपीसी की धारा 30 में किसका वर्णन है पता है? मूल्यवान प्रतिभूति का। हो सकता है इससे तात्पर्य प्रॉपर्टी हो या फिर और कुछ हो। बोलते हैं ना, अगर कोई एकदम मालदार आदमी रहता है, उसकी बेटी से शादी करना है, तो बोलते हैं ये वाला आप अपना प्रॉपर्टी ना मेरे नाम में कर देना, तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। ठीक है, अब स्मार्ट दुर्गा जैसे स्मार्ट रहे तो अलग बात है कि इसको अलग दहेज दे के वो शादी करेगा, है कि नहीं? है कि नहीं दुर्गा? हाँ, तो देखो तीन चीजें इसमें, मतलब एक तो मेहर को शामिल नहीं किया जाता पर उसमें दहेज में, और किसको शामिल नहीं किया जाता? वर वधु को दिए जाने वाले भेंट को या उपहार को। और ऐसे में किसको लेंगे? मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति दहेज में, नकदी या वस्तु, उसी से तात्पर्य क्या है? दहेज, जो कि विवाह के पहले, पश्चात या विवाह के समय लिया जाता है या लिए जाने का करार किया जाता है। किसके द्वारा? या तो उसके माता पिता के द्वारा, या किसी अभिभावक के द्वारा, या किसी रिश्तेदार के द्वारा। इन सबको दहेज में लेंगे। ठीक है, अब देखो दहेज धारा 3 क्या बोलता है। ये मूल्यवान प्रतिभूति जो है वर्ड है ना, उसको आईपीसी के धारा 30 में परिभाषित किया गया है। जैसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का देख रहे थे ना, आईपीसी के धारा 21 में बताया गया है कि वो लोक सेवक माना जाएगा, ऐसे टाइप के। तो वैसे ही इसके आईपीसी का धारा, वैसे हाँ एक करंट अफेयर बताती हूँ। आईपीसी जो पढ़ते हैं, इंडियन पिनल कोड, अब उसका नाम चेंज होने वाला है, भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीसी का नाम भी चेंज होने वाला है, और आगे बताऊंगी। ठीक है, ये अभी जस्ट गुरुवार या शुक्रवार को ही अमित शाह जी के द्वारा ऐसा पारित किया गया। ठीक है, मतलब लाया गया था ऐसा प्रस्ताव, पारित हो जाएगा। देखो धारा 3 क्या बोलता है? दहेज लेने अथवा देने हेतु दंड का प्रावधान। लेने के लिए भी दंड है और देने के लिए भी दंड है। जितना लेने वाला अपराधी है ना, उससे ज्यादा तो देने वाला भी अपराधी, वो दे ही क्यों रहा है? ठीक है, वो ये सोचने के लिए देता है कि ये मेरे बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए है, लेकिन उसका गलत अर्थ निकल जाता है कि नहीं? तो दोनों के लिए दंड है। कैसा दंड? 5 वर्ष का कारावास होगा, इसके साथ ही 15,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कितना? 5 वर्ष का कठोर कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, 15,000 रुपए जुर्माना या दहेज की रकम तक
कैसे दहेज की रकम है ये बोलना क्या चाहता है। जैसे दहेज ना एकदम 10 लाख का दिए, मतलब 1 लाख तक का दिए हैं समझ लो, ठीक है। अब सिर्फ 15,000 का जुर्माना लगा रहे हैं तो आसानी से दे देगा। मेरा तो कितना बच रहा है, 85,000 बच रहा है, ऐसा सोचेगा वो, आराम से दे देगा 15,000। तो हो सकता है दहेज की रकम तक भी वो जुर्माना लगा सके। अगर सिर्फ 10,000 का लिया है वो क्या बोलते हैं दहेज, लेकिन उसको जुर्माना 15,000 का देना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 15,000 है, मैक्सिमम कितना हो सकता है जितना उसका दहेज का रेट है। और कारावास कितना होगा, 5 वर्ष का। किसी परंपरा के चलते वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को या वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी गई भेंट इसमें शामिल नहीं है। भेंट को शामिल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दिया था मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम, जैसे छत्तीसगढ़ी लोग पछर देते हैं, उसका भी तो कुछ रेट रहता होगा, इतना आसानी से तो नहीं मिलता। वो पीतल वाला बर्तन थोड़ा महंगा ही आता है, तो वो भेंट स्वरूप है समझ लो, है नहीं। वो परंपरा है हम लोग का देने का, उसको तो देंगे तो उसको दहेज में लेंगे क्या, नहीं लेंगे उसको, ठीक है। अगर कुछ परंपरा है जैसे कि मान लेते हैं, ऐसी उदाहरण के लिए, अब है कि नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है, 1 बोरी धान उसको देना है, ठीक है। धान क्यों ले रही हूँ, क्योंकि पुराने जमाने में धान ही चलता था, ठीक है। अब ऐसा है, लड़की अगर अपने ससुराल जाती है तो जरूरी है, उनका परंपरा है कि वो 1 बोरी धान लेके जाए, ऐसा अगर है परंपरा तो वो देगा ही, उसको दहेज में नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि वो उनके परंपराओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 3 हो गया, धारा 3 हो गया, 5 वर्ष कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना मिनिमम या फिर दहेज के रकम तक। अब 4 में क्या है, 3 में तो देने लेने के लिए प्रावधान हो गया दंड का, 4 में क्या होगा, मांगने के लिए है। अगर कोई सामने से रिक्वेस्ट मतलब बोल रहा है, डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए दंड 4 में। 3 में तो ले दे रहे हैं तो उसके लिए है। वर या वधु पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा माता पिता नातेदार दहेज की मांग करने पर 6 माह न्यूनतम और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास या फिर 10,000 रुपए जुर्माना, ठीक है। या तो वर पक्ष डिमांड कर रहा है कि मेरे को इतना दहेज चाहिए, या तो वधु पक्ष डिमांड कर रही है कि मेरे को इतना चाहिए। जरूरी नहीं, मैंने बताया ना कि सिर्फ मम्मी पापा डिमांड करे, हो सकता है उनके कोई रिश्तेदार डिमांड करे, तो उसके लिए सजा है मिनिमम 6 वर्ष और मैक्सिमम 2 वर्ष। हाँ, 6 माह से 2 वर्ष और 10,000 रुपए जुर्माना। ये मांगने के लिए है। लेने देने के लिए में क्या था, 5,000 था, 500 था और 15,000 रुपए जुर्माना या फिर दहेज की रकम तक। अब देखो 4A में क्या दिया है, 4A में विवाह के संदर्भ में अपनी संपत्ति आर्थिक स्थिति के लिए विज्ञापन करने हेतु दंड का प्रावधान। ये विज्ञापन वाले मैंने बताया था कि जैसे अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं कि 5 लाख दो और शादी करो, लड़का सरकारी नौकरी में है, ठीक है। अब सरकारी नौकरी वाले के लिए तो 5 लाख कम ही रहेगा भैया, ज्यादा ही डिमांड करेगा, है कि नहीं भैया। क्या नाम है आपका, चित्रेश। हाँ, वो सरकारी नौकरी के बाद वो पेपर में ऐड देगा, सरकारी नौकरी 10 लाख दो और शादी करो, उसके लिए भी दंड है कि नहीं। कितना दंड है, मिनिमम 6 माह और 5 वर्ष का कैद। विज्ञापन देने पर क्या है, 6 माह मिनिमम और 5 वर्ष कैद प्लस 15,000 रुपए जुर्माना। अब 15,000 रुपए जुर्माना 2 चीज में देख लिए, लेने देने वाले में देख लिए और विज्ञापन वाले में देख लिए, ठीक है। अब धारा 5 क्या बोलता है, इसके अंतर्गत दहेज लेने या देने के लिए किया गया करार शून्य होगा अथवा करार लिखित अलिखित होगी, वह अमान्य है, वैधानिक नहीं होगी। करार का मैंने बताया था कि जैसे कि वो लोग साइन कर लिए ना, एक डॉक्यूमेंट बना लिए, अब उसमें साइन कर लिए कि 5 लाख में ही शादी होगा, मतलब कि 5 लाख दहेज दोगे तभी शादी होगा, ठीक है। तो पहले साइन करवा लिए शादी के और बोले कि शादी के दिन 5 लाख देना, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, बारात वापस लेके चले जाएंगे। तो वो करार जो है वो डॉक्यूमेंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो करार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब वो लिखित है या फिर कई लोग बोलते हैं ना जुबान का भी तो वैल्यू है, ऐसे करके बोल के पास चले जाते हैं, हाँ कि जुबान दे रहे हैं मतलब हम लोग देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, वो 0 हो जाता है। ना दहेज लेना है ना देना है, कोई भी प्रकार का करार भी नहीं करना है कि मैं इतना देने वाला हूँ या इतना लेने वाला हूँ, वो वैधानिक नहीं होगा। अब मान लेते हैं आप कोई स्टाम्प पेपर में लिखवा लिया है, ठीक है,
साइन भी ले लिया, ठीक। अब इसका तो वैल्यू है, ये तो वैधानिक है, स्टाम्प पेपर वैधानिक है ना, लेकिन वो तो दहेज से रिलेटेड है कि लेने का ये देने का इसमें करार किया गया है, तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा और वैधानिक नहीं होगा। धारा 6 क्या कहता है, दहेज से प्राप्त संपत्ति या धन का उपयोग पत्नी या उसके वारिसों के हित में ही करेंगे। बाई चांस अगर दहेज जैसा कुछ आ रहा है, जैसे कि हम लोग दे देते हैं ना दीवान, सोफा, टीवी, अलमारी, फ्रिज, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दहेज बोलते हैं अभी, मतलब जनरल बोला जाए, देखा जाए तो। लेकिन उसका यूज कौन करता है, जो महिला रहती है वो वही तो अपने रूम में रखती है भाई, दीवान को, अलमारी को, अपने ड्रेसिंग को यूज तो खुद ही कर रही है, तो वो तो उसके हित के लिए है, तो उसको दहेज नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। तो अगर कोई संपत्ति या धन भी दे रहा है, अगर उसका यूज उसकी पत्नी ही कर रही है या फिर उसके वारिस, वारिस मतलब उसके जो बच्चे लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, मतलब वही लोग करेंगे, ऐसा बोलना चाह रहा है ये वाला धारा, ठीक है। दहेज से प्राप्त संपत्ति आंतरिक किए जाने तक पति या उसके माता पिता न्यासी के रूप में काम करेंगे, मतलब जब तक वो प्रॉपर्टी महिला के नाम में नहीं हो जाता तब तक बस उसका पति क्या करे रहेगा, मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, संरक्षक रहेगा, उसका न्यासी रहेगा, ठीक है। यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से भिन्न अन्य कारणों से हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में दहेज संबंधित संपत्ति संतान को अंतरित की जाएगी, ठीक है। शादी के कितने वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के भीतर अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका संपत्ति है तो वो किसके नाम में चला जाएगा, उसके बच्चे के नाम पे, ठीक है। और संतान नहीं होने पर स्त्री के माता पिता को वापस मिल जाएगा। ये जैसे कि कुछ भी संपत्ति है ना, अगर दहेज के रूप में मिल रहा है तो वो किसके नाम पे होना चाहिए, वो महिला के ही नाम पे होना चाहिए, और जब तक महिला के नाम पे नहीं हुआ है तब तक उसका पति या फिर पति के माता पिता क्या रहेंगे, उसके सिर्फ संरक्षक के रूप में रहेंगे, ऐसा ये बोल रहा है। इसमें और 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा है, लिखना, ठीक है। इसको और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना, ठीक है। धारा 6 में ही लिखना, धारा 6 में ऐसा फर्स्ट करके लिखना। धारा 6 क्या पढ़े, जो भी दहेज की संपत्ति रहेगी वो किसके हित के लिए रहेगी, महिला के हित के लिए, किसके हित के लिए, महिला के हित के लिए, ठीक है, उसके फायदे के लिए रहेगा। देखो, अगर व्यक्ति को दिया गया दहेज, ऐसे इसी में पहला ऐसे करके लिखना, व्यक्ति को दिया गया दहेज, ठीक है, राइटिंग देख लेना भाई, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, अगर विवाह के पहले, विवाह पूर्व तिथि, ठीक है, अगर विवाह के पहले दे दिया गया है, एक साथ पहले बता देती हूँ उसके बाद बताऊंगी, ठीक है। विवाह की पूर्व तिथि, विवाह के पश्चात, लिखो लिखो साथ में लिखो, फिर मैं मिटा दूंगी। देखो, अगर
मतलब ये तो बता दिया कि ना स्त्री के फायदे के लिए ही होगा। धारा 6 वही बता रहा है कि अगर व्यक्ति को जो दहेज दिया गया है वो किसके लिए होगा, संपत्ति दिया गया है तो वो किसके फायदे के लिए रहेगा, स्त्री या फिर उसके वारिस के लिए। तो इसी में पहला क्या बोलता है, व्यक्ति को दिया गया दहेज विवाह के पूर्व तिथि अगर पहले दे दिया गया है ना तो उसके 3 माह के अंतर्गत या फिर विवाह के पश्चात, तो विवाह के अगले 3 माह के अंतर्गत किसके नाम पर करवाना पड़ेगा, पत्नी के नाम पे करवाना पड़ेगा। वो अपने नाम पर नहीं रह सकता। तो कितना मोहलत दे रहा है उसको करवाने के लिए, 3 माह। बाई चांस अगर बाल विवाह हो गया है तो ठीक है, तो उसका वो वयस्क कब हो जाएगी, 18 वर्ष। तो जब वो वयस्क हो जाएगी ना 18 वर्ष, तो उसके बाद जो संपत्ति रहेगा उसको किसके नाम पे करवाना पड़ेगा, महिला के नाम पे करवाना पड़ेगा। ये धारा 6 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, विवाह के पूर्व तिथि अगर दे रहे हैं तो विवाह के बाद 3 महीना टाइम मिलेगा। ठीक है, उसको क्या करने के लिए, स्त्री के नाम पर करवाने के लिए। और जस्ट विवाह जिस दिन हो गया उसके बाद भी उसको 3 महीने टाइम मिलेगा। अगर विवाह के समय दे रहे हैं तो भी 3 महीने टाइम मिलेगा कि उस प्रॉपर्टी को भी, उस संपत्ति को भी किसके नाम पर कर दे। तो कितना महीना हुआ आपके शादी को, करवा लेना अपने नाम पे, जितना है सब मेरा है। ठीक है भाभी, सब तोरे छरे। और अगर ऐसा नहीं करता है, ठीक है, उसके नाम में नहीं करेगा तो उसके लिए सजा है। कितना सजा है, यहाँ पर लिख दूं, 6 माह का सजा। ठीक है, और 10,000 रुपए जुर्माना। 6 माह का सजा और 10,000 रुपए जुर्माना। अगर वह संपत्ति को अपने पत्नी के नाम में नहीं करेगा 3 महीने के पश्चात, या उसके वयस्क होने पर उसके नाम पे नहीं करेगा, तो 6 माह की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत हाँ अलग 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 अलग। हाँ, ये हो गया। और इसका आप पढ़ तो लिए आगे की, अगर मृत्यु हो जाए तो अगर 7 वर्ष के भीतर अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति किसके नाम में जाएगी, उसके बच्चे के नाम में। और बच्चे नहीं है तो उसके माता पिता के। तो ये वही है। मिनिमम 6 माह था और मैक्सिमम 2 वर्ष, जो अभी सामने भी बताई ना उसमें लिख लेना। ठीक है, मिनिमम 6 माह, मैक्सिमम 2 वर्ष। देखो अगर ऐसा नहीं कर पाता है ना, उसके नाम पे नहीं कर पाता है, तो 6 माह से 2 वर्ष तक कैद या फिर 5 से 10,000 रुपए जुर्माना, या दोनों। ठीक है, या तो ये या तो ज्यादा ही होशियारी मार रहा है तो दोनों। ठीक है, कई लोग क्या कहते हैं, हाँ ठीक है पैसे चाहिए जुर्माना भर दो। जब तक वो कठोर कारावास में नहीं जाएगा ना, कारावास में जेल की चक्की नहीं पीसेगा, तब तक उसको एहसास नहीं होगा कि वो गलती किया है। इसीलिए कभी कभी दोनों सजा भी दिया जाता है। कई लोग पैसे का रौब दिखाते रहते हैं। जैसे हाँ, धारा 7 क्या बोलता है, अपराध का संज्ञान। अब ये अपराध अगर इसके तहत हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा इसका विचारण। तो धारा 7 में है वही, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान में लिया जाना, या फिर इस अधिनियम के तहत हुए अपराध को विचारण करना, इनके न्यायालय में जाना पड़ेगा। तो देखो अब 1 से लेकर 7 तक रिवीजन करते हैं। 1, संक्षिप्त नाम विस्तार लागू। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1961 संपूर्ण भारत में लागू, 1 जुलाई 1961 को लागू, अधिनियमित 20 मई 1961। धारा 2, परिभाषा। किसका परिभाषा, दहेज का परिभाषा। ऐसी कोई मूल्यवान संपत्ति, प्रतिभूति या वस्तु, नगदी, इसको सब किस में लेंगे, दहेज में, जो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को या फिर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह के समय, विवाह के पश्चात या फिर विवाह के पूर्व दिया जाता है, वो सब किस में लेंगे हम लोग, दहेज में लेंगे। 3 में क्या था, दहेज लेने देने के लिए दंड था। अगर दहेज लेते भी हैं या फिर देते भी हैं तो दंड है 5 वर्ष का कारावास या 15,000 रुपए जुर्माना, या फिर जुर्माने की दहेज की रकम तक
है ना। ये 3 हो गया। 4 में सिर्फ मांगने के लिए था। मांगने के लिए कितना था? 6 माह से 2 वर्ष या फिर 10,000 रुपए जुर्माना। 4 ये हो गया। 4A में विज्ञापन वाला था। विज्ञापन अगर देता है तो भी अपराधी है। 6 माह से 5 वर्ष और 10,000 रुपए जुर्माना, 15,000 रुपए जुर्माना, सॉरी, ठीक है। और 5 में क्या था? धारा 5 में करार का शून्य होना। अगर ऐसा कोई करार करते हैं कि शादी के पहले, शादी के टाइम या शादी के बाद अगर कुछ हम लोग ऐसा देने वाले हैं, लिखित या अलिखित में जैसा भी करार हुआ हो, वो क्या होगा? वो अमान्य होगा, वैधानिक नहीं होगा, ठीक है। धारा 5 हो गया। धारा 6 में जो भी संपत्ति है वो किसके हित के लिए रहेगा? महिला के हित के लिए रहेगा। तो अगर व्यक्ति को मिल रहा है वो संपत्ति, तो वो विवाह के पूर्व अगर मिल रहा है तो उसके 3 भी जब मिला है उसके 3 माह के अंतर्गत महिला के नाम पर करवाएगा, या विवाह के दिन मिला है विवाह के समय तो उसके 3 माह के भीतर उसको अपने पत्नी के नाम पे करवाना पड़ेगा। या फिर अगर वो अवयस्क थी तो जब वो वयस्क हो जाएगी, 18 वर्ष की हो जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा? उसके नाम पर करवाना पड़ेगा। या फिर शादी के 7 साल के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसको किसके नाम पर रखेगा? संतान। संतान नहीं है तो उसके माता पिता को पुनः मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या फिर 5 से 10,000 का जुर्माना। साथ में या दोनों साथ में है संज्ञान में लेना। तो कौन संज्ञान में लेगा? महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट। न्यायालय अपराध का संज्ञान स्वयं ले सकते हैं, ठीक है। उसको अपने से पता चल गया तो स्वयं लेगा। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है। व्यथित व्यक्ति या उसके परिजन के परिवार के आधार पर या एनजीओ के परिवार के आधार पर। जैसे कि अगर किसी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं तो वो शिकायत करेगा तो उसके आधार पर भी ये लोग संज्ञान में लेंगे। या फिर उसके परिजन अगर केस किए तो उसके आधार पर, या फिर पुलिस बोल सकता है, या वो स्वयं ले सकता है। या फिर कई बार एनजीओ लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं, समाज सेवा काम, तो वो लोग भी ये सब चीज का केस दर्ज कर सकते हैं। तो फिर क्या करेगा? वो इस पर विचार करेगा। कौन? प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर महानगर मजिस्ट्रेट। अब 8 में क्या दिया है? संज्ञेय होना अपराध का। संज्ञेय होना पहले बता दी मैंने, बिना वारंट के गिरफ्तारी और गैर जमानतीय, असमनीय समझौता नहीं कराया जा सकता। कई बार होता है ना, ठीक है चलो डील कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, कभी कुछ पैसे के द्वारा या फिर कभी कुछ और चीज के द्वारा क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा? समझौता नहीं होगा। और बिना वारंट की गिरफ्तारी तो बता दी मैंने, ठीक है। लेकिन किसके आदेश पर? मजिस्ट्रेट के आदेश। अच्छा, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। धारा 8 ख देखो, धारा 8 क क्या बोल रहा था पता है? कि सबूत का भार आरोपित व्यक्ति पर होगा। सबूत का भार मतलब अगर न्यायालय उसको सबूत दिखाना पड़ता है ना तो मेल को ही दिखाना पड़ेगा। दहेज वाले केस में मेल को ही दिखाना पड़ेगा कि भैया मैंने दहेज नहीं लिया है। सबूत किसको देना पड़ेगा? आरोपित व्यक्ति को देना पड़ेगा। वो 8 का बोलता है, खैर उस पर ध्यान मत दो या फिर याद कर भी सकते हो। धारा 8 ख दहेज प्रतिषेध ये प्रबंध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जा रहा है या नहीं, यह देखना क्या होगा? उसका कार्य होगा। दहेज मांगने के दुष्प्रेरण को यथासंभव रोकना उसका कार्य होगा। जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है उसको राज्य सरकार पुलिस अधिकारी के समान ही शक्तियां प्रदान करेगा, ठीक है। तो अगर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, उसका नियुक्ति भी राज्य सरकार कर रहा था, वैसे ही दहेज प्रतिषेध अधिकारी इसका नियुक्ति भी कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रहा है। उसमें क्या था? बाल विवाह को रोकना उसका कार्य था, इसमें दहेज को रोकना क्या है? उसका कार्य है, ठीक है। और इसको कौन सा शक्ति मिला है? जैसे कि पुलिस अधिकारी को शक्ति मिला रहता है, वैसे ही दहेज प्रतिषेध अधिकारी को भी शक्ति मिला है। ये 8 ख बोल रहा है। 9 में है केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है।
परंतु संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके। वैसे भी अगर केंद्र सरकार कानून बना रही है तो उसको संसद के दोनों पटल पर ही रखवाता है वो, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो 9 में केंद्र सरकार नियम बनाएगा, 10 में राज्य सरकार नियम बनाएगा। लेकिन अब ये भी विधानमंडल में रखवाएगा, विधानसभा या विधान परिषद के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ, ये हो गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 समाप्त। अब इसके अंतर्गत कुछ कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे वाद। अभी लेबर इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूरा लेबर इंस्पेक्टर वाला पूरा वाद वाला दे दिया था, फिर है ना किसी केस का स्टेटमेंट दे दिया था। तो वैसे इसमें 2 ठो वाद दिया है, हरिवंश सिंह शाम गुरुचरण कौर, विनय कुमार बनाम यूपी राज्य, ऐसा 2 ठो वाद है। खैर इसको छोड़ो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार स्त्री धन क्या होता है? तो देखो अब स्त्री धन क्या है उसको देखते हैं। शादी के पहले, शादी के समय या शादी के बाद लड़की को स्वेच्छा से उसके माता पिता या परिवार द्वारा दिए गए उपहार, गहने, सामान्य कोई भी संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति होगी। देते ही हैं जनरली, गहना देते हैं, संपत्ति देते हैं, कुछ भी, तो वो किसका संपत्ति होगा? उस लड़की का ही संपत्ति होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार यह स्त्री धन कहलाता है, ठीक है। अगर अपने स्वेच्छा से दे रहे उसका फैमिली इसको लड़की को कुछ उपहार हो गया या गहने हो गया या फिर क्या हो गया कोई सामान हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? स्त्री धन कहलाएगा। किसके तहत? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत। इसीलिए कोई भेंट देते हैं शादी में तो उसको दहेज के रूप में नहीं लेते। धारा 3 में पढ़े थे, धारा 2 में पढ़े थे क्या? धारा 2 जब दहेज की परिभाषा पढ़े थे तो मेहर को नहीं लिए थे और भेंट को नहीं लिए थे, ठीक है। इस कानून के अनुसार स्त्री धन पर सिर्फ लड़की का ही हक होगा, लड़की का ही हक होगा। और 6 में भी बताया गया है कि जो भी संपत्ति रहेगा उसका हित किसको मिलेगा? महिला को। अगर दे रहे हैं हम लोग व्यक्ति को तो 3 माह के भीतर महिला के नाम पे करेगा कि नहीं? उस संपत्ति को करेगा। किसका हक होगा? सिर्फ लड़की का हक होगा। उसके पति और उसके ससुराल वालों का इस पर कोई कानूनी हक नहीं होगा, ठीक है। यदि स्त्री धन पर पति या उसके रिश्तेदार कब्जा कर लेते हैं तो स्त्री धन न लौटाने पर 6 महीने से 2 साल तक की कैद का प्रावधान है। उसमें भी देखे देना, अगर 3 महीने के अंतर्गत वो संपत्ति को अगर महिला के नाम पे नहीं करता है तो 6 से 2 साल तक, 6 माह से 2 साल तक क्या हो सकता है? उसको सजा हो सकता है। तो वही बोला गया है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, टीवी सीरियल में दिखाते रहते हैं तो बहुत आम बात है। अच्छा एग्जाम्पल दिए। गोपी बहू आई, अब उसका पूरा क्या गहना वहना कौन रख ली? उसकी सास कोकिला मोदी रख ली, है ना। उदाहरण के लिए बता रही हूँ, याद आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, उसके ऊपर केस हो जाएगा, उसको 6 माह से 2 साल तक का सजा हो सकता है। या फिर बहुत सारा पैसा लाई लड़की अपने दहेज में, पेटी भर भर के, लेकिन उसका मौज कौन उड़ा रहा है? उसका हस्बैंड उड़ा रहा है। तो ये गलत बात है, उसको सजा हो सकता है भैया 6 माह से 2 साल तक का। आप ही का पैसा है, आप ही यूज करोगे, किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है, सब मेरा है। पहले से बोल देना मेरा है भैया, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। दुर्गा तो हाथ लगाने भी नहीं देगी उसको। मोर हरे में तोला काबर दूं, तोला चाहिए तो ते खुद कमा के ला ले या अपन मम्मी पापा से मांग ले, है कि नहीं दुर्गा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसको तो देख लिए, लेने देने के लिए धारा 3 में दिया था 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना, या दहेज की रकम तक 15,000 रुपए जुर्माना मिनिमम है, वो तो देना ही पड़ेगा। अगर दहेज की रकम बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो दहेज की रकम तक जुर्माना हो सकता है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि पति और उसके रिश्तेदार द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांगों के मामलों से संबंधित है, के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। अगर किसी महिला को उसके ससुराल वाले, ठीक है, उसके सास ससुर जो भी है, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं, डिमांड करते हैं किसी भी सामान का अवैधानिक, ठीक है, तो उसको कितना सजा होगा? 3 साल की सजा और जुर्माना। किसके तहत? तो आईपीसी के धारा 498A के तहत।
आईपीसी में वैसे भी बहुत सारा धारा है जिसमें अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग प्रकार के सजा दिए हैं। तो इस क्राइम के लिए कौन से ए में उल्लेख है? धारा 498 ए में कितना सजा होगा? 3 साल की कैद और जुर्माना। वो वाला मूवी देखे हो, क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन करके आया था एक तो, अक्षय कुमार वाला। तो उसमें उसकी बहन से कैसे डिमांड करते कि फ्रिज मंगाओ, तो ये मंगाओ, तो हो अगर वो कंप्लेन करती तो उनको सजा और जुर्माना हो सकता था। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, ठीक है, यदि वे लड़की के स्त्री धन को उसे सौंपने से मना करते हैं। तो किसके तहत? धारा 406 के तहत। वो कितना था? 498 ए था। अगर डिमांड करते हैं तो उस, अगर डिमांड करके उत्पीड़ित करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, तो उसके लिए 3 साल का सजा था। लेकिन इसमें अगर उसके स्त्री धन मैंने बता दिया, गहना सामान जो उसके परिवार वाले लोग स्वेच्छा से उसको दिए हैं, अगर अपने लोग हथियार लिए हैं, उसके ससुराल वाले लोग उसको हथियार लिए हैं, और वो जब उसको वापस मांग रही है अपने ही सामान, तो वो वापस मांग रही है ना, वो तो उसी का है, उसी का हक था उसमें। अगर नहीं देते हैं, सौंपने से मना करते हैं, तो क्या होगा? 3 साल की सजा अथवा जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। यदि किसी लड़की के विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत के पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत इसकी विवेचना पुलिस उपाध्यक्ष स्तर अधिकारी द्वारा किया जाता है। लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, वही जो मूवी बताई ना, रक्षाबंधन वाला मूवी, उसी के लिए है, ठीक है, क्योंकि उसको प्रताड़ित करते थे, है ना। तो अगर ये पता चल जाता है कि प्रताड़ित किया गया था उसके मृत्यु के पहले, वैसे भी वो लास्ट मर जाती है ना उसमें, और मौत से पहले उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, लेकिन कितने साल के भीतर अगर मृत्यु हो जाती है? 7 साल के भीतर। 10 साल के बाद होता है तो उसको छोड़ दो, लेकिन जस्ट अभी शादी हुआ है, 7 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और एकदम असामान्य स्थिति में उसका मृत्यु हो गया। मूवी को याद करो, अगर कोई मूवी देखे होगे, अगर याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो उसको दहेज के लिए वैसे भी प्रताड़ित करते थे कि अपने भाई से ये मांग के ला, वो मांग के ला, है कि नहीं, और असामान्य स्थिति में फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो किसके तहत? धारा 304 बी के तहत इसका मतलब इसको कौन संज्ञान में लेगा? पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी। उपाध्यक्ष मतलब डीएसपी, डीएसपी। तो उस अधिकारी के द्वारा क्या किया जाएगा? इसका विवेचना किया जाएगा, और लड़की के जो पति है या फिर रिश्तेदार है उसको कितना सजा होगा? कम से कम मिनिमम 7 साल या मैक्सिमम क्या हो सकता है? आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो इसको ध्यान रखना। एकदम सारा आईपीसी का धारा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ये याद रख लेना कि कितना सजा होता है। अगर प्रताड़ित किए, मर गई लड़की 7 साल के भीतर, तो कितना सजा? 7 साल का मिनिमम या फिर आजीवन कारावास, और अगर उसी के स्त्री धन को उसी को नहीं सौंप रहे हैं तो 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या डिमांड कर रहे हैं किसी भी अवैधानिक मांगों का तो भी 3 साल का कैद या फिर जुर्माना। और ये लेने देने के लिए तो धारा में ही पढ़ लिए थे, 5 साल और 15,000 रुपए वाला। और ये वाला जो उसका स्त्री धन है उसी को नहीं सौंपने पर 6 महीने से 2 साल तक का, उसके नाम पे नहीं करने पर, कब्जा कर लेने पर। दहेज के कारण होने वाली हत्याएं। देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज संबंधित कारणों से मौत का शिकार होती है। 2007 से 11 के बीच में इस प्रकार के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों में वर्ष 2021 में दहेज हत्या 8,233 मामले सामने आए। आंकड़ों का औसत बताता है कि प्रत्येक घंटे एक दहेज मतलब एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है। तो सोचो ये कितना गंभीर मामला है। तो ये हो गया हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 समाप्त। अब पढ़ेंगे दहेज प्रतिबंध अधिनियम 2004 पन्ने।
तो अब देखते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004। दो ठो दिया है हम लोग के सिलेबस में, एक तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दिया है और एक 2004 वाला दिया है। तो 1961 वाला पढ़ लिए, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन वालों को अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें किसका परिभाषा दिया है, उसमें सिर्फ दहेज का परिभाषा दिए थे, देखे थे। अब देखो इसमें किसका परिभाषा दिया है, सलाहकार बोर्ड का। तो ये सलाहकार बोर्ड क्या काम करेगी, जो दहेज प्रतिबंध अधिकारी होगा, प्रतिषेध अधिकारी होगा, उसको सलाह देगी, ठीक है। उसी को सलाह देने वाला क्या होगा, ये बोर्ड होगा। जिला मजिस्ट्रेट और परिवाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वर्णित एक अधिकारी। सलाहकार बोर्ड क्या होगा, किसका क्या काम करेगा, वो दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सलाह देने का काम करेगा। और जो जिला मजिस्ट्रेट और परिवाद है उसका वर्णन कहाँ दिया है, जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 का, उसमें वर्णित एक अधिकारी है। धारा 3 क्या बोलता है, दहेज प्रतिषेध की अधिकारी की अधिकारिता, ठीक है। उसका क्या क्या अधिकार होगा उसकी बात बोल रहा है। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा। मतलब प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो राज्य सरकार, ठीक है। सलाहकार बोर्ड राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। बोर्ड बोलता है, मतलब बोर्ड क्या रहेगा, उसमें कुछ सदस्य रहेंगे, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। 5 से अधिक कार्यकर्ता होंगे इसमें, जिसमें क्या होगी, दो कम से कम दो क्या होगी, महिलाएं होंगी। बाल संरक्षण आयोग वाले भी पढ़े थे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 महिलाएं। वैसे भी इसमें 5 से अधिक कार्यकर्ता होंगे सलाहकार बोर्ड में, जिसमें 2 क्या होना चाहिए, फीमेल होना जरूरी है। धारा 4 क्या बोलता है, परिवाद दाखिल करने की प्रक्रिया व्यथित व्यक्ति या माता पिता या एनजीओ के माध्यम से या डाक की, मतलब मैंने बताया ना कि शिकायत जो पीड़ित व्यक्ति है वो तो कर सकता है, साथ ही में उसके माता पिता कर सकते हैं, या फिर कोई एनजीओ कर सकता है। किसके माध्यम से कर सकते हैं, संदेश वाहक या डाक के माध्यम से, या स्वयं उपस्थित होकर। तो परिवाद दाखिल करने की प्रक्रिया, किस प्रकार से हम लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो धारा 4 में बताया गया है। धारा 6 क्या बोलता है, मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, कर्तव्य और कार्य। कौन करेगा इसका नियुक्ति, राज्य सरकार करेगा। अब इसके कर्तव्य और कार्य क्या होंगे, जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है वो इसको रिपोर्ट करेगा मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी को, वही कि उसके क्षेत्र में क्या होना चाहिए, दहेज वाला अपराध नहीं होना चाहिए, उसको रोकने का कार्य, उस पर निगरानी रखने का कार्य किसका होगा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी का होगा। संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को ही क्या बनाया जाएगा, मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी बनाया जाएगा। धारा 7 क्या है, पक्षकारों द्वारा विवाह में उपहारों की सूची का प्रस्तुतिकरण। अब हम लोग बोल तो रहे हैं कि उपहार देंगे उसको, दहेज में नहीं लेंगे, तो जो उपहार दे रहे हैं ना उसकी सूची को भी क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा पक्षकारों को। पक्षकारों से क्या तात्पर्य है, वर पक्ष को अगर उपहार मिल रहा है तो वो सूची प्रस्तुत करेगा, अगर वधु पक्ष को उपहार मिल रहा है तो वो सूची प्रस्तुत करेगा, ठीक है ना। जैसे कि हमारे जनजातियों में पारिंग धन लेकर शादी किया जाता है, तो उधर तो वधु लोगों को उपहार मिल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सूची प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण के लिए बता रही हूँ, ठीक है। धारा 8, अपराधियों का अभियोजन, जिन पर मुकदमा चलाया जाएगा या गया हो उसके लिए प्रक्रिया, ठीक है। किसके लिए, अपराधियों के लिए। अपराधी कौन आएगा, जो दहेज लेगा या फिर देगा, या जो दहेज की मांग करेगा, या जो दहेज के लिए ऐड देगा, ये सब की कौन होंगे, इसके तहत अपराधी होंगे। तो उन्हीं के लिए प्रक्रिया दहेज धारा 8 में बताया गया है। साथ में क्या था, उपहार की सूची का प्रस्तुतिकरण था। धारा 9 में है कल्याण संस्थाओं की मान्यता। राज्य राष्ट्रीय स्तर पर महिला समाज संगठन, जैसे कि कोई एनजीओ लोग होते हैं ना, वो लोग
जब स्त्री अपना आवाज स्वयं नहीं उठा सकती तो ऐसे किसी संगठन का वो सहारा लेती है। जैसे कि बहुत सारे फीमेल लोगों का एक संगठन होता है, मूवी लोग में देखे हो कि नहीं देखे हो, उसको घर से निकाल दिया तो बहुत सारी महिला लोग लड़के के घर में घुस जाती है कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो वो कोई भी महिला लोग, जैसे आप लोग सब लोग मिल जाओगे, ठीक है, मिल गए अब लोग, अब किसके साथ गलत हो रहा है इसके साथ, ठीक है, तो फिर आप लोग सब लोग मिल के जाओगे क्या, संगठन हो 3 साल से कार्यरत हो इस चीज में, तो कैसे चले जाओगे। अगर संगठन बनाया हो, 3 साल तक काम किया, उसके बाद आप लोग को अधिकार मिलता है भाई ये सब काम करने का, ठीक है, 3 साल से लगातार काम कर रहे हो तो फिर उसको मान्यता मिल जाएगा। राज्य स्तर पर भी महिला संगठन हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला संगठन हो सकता है। तो ये कल्याण संस्थाओं की मान्यता है, दोनों स्तर पर मान्यता मिल सकता है। इसके साथ इस क्षेत्र में 3 साल से कार्यरत हो, महिलाओं के संरक्षण और प्रशिक्षण से जुड़ा कार्य वो लोग करते हो। धारा 10 क्या बोलता है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी जब उस पे पढ़ा रही थी दहेज प्रतिषेध अधिकारी, तो मैंने बताया था ना राज्य सरकार उसको ऐसे ही शक्ति देती है जैसे कि पुलिस अधिकारी को शक्ति होता है। तो धारा 10 यही बोल रहा है कि उस वैसी टाइप का शक्ति का प्रयोग वो कर सकते हैं। 11 क्या बोल रहा है, लोक सेवक के रूप में प्रतिषेध अधिकारी की घोषणा। जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी लोक सेवक माना जाता था, वैसे ही दहेज प्रतिषेध अधिकारी भी लोक सेवक माना जाएगा, ठीक है, किसमें, धारा 11 के अनुसार। आईपीसी 1960 के अधीन दहेज प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक होगा। जैसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी में बताई थी ना, आईपीसी के धारा 21 के तहत वो लोक सेवक माना जाता है, वैसे ही आईपीसी 1960 के तहत ये लोक सेवक माना जाएगा। अब ये खत्म हो गया 2004 वाला। देखो धारा 2 में सलाहकार बोर्ड है, 3 में क्या है, अधिकारिता है, अधिकारी की अधिकारिता 3 में है, 4 में क्या है, परिवाद दाखिल करने की प्रक्रिया, 5 में छोड़ दो, 6 में क्या है, मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी, 7 में क्या है, प्रस्तुतिकरण, किसका प्रस्तुतिकरण, उपहारों की सूची का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, 8 में क्या है, अपराधियों का अभियोजन, मतलब जिस पर मुकदमा दर्ज है या चलाया जाएगा, ये चलाया गया है उसके लिए प्रक्रिया है 8 में। 9 में क्या है, कल्याण संस्थाओं की मान्यता, कैसे मान्यता मिलेगा, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर जो 3 वर्ष से कार्यरत हो और किससे संबंधित कार्य करता हो, संरक्षण या प्रशिक्षण महिलाओं के। 10 में क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी कैसे शक्तियों का यूज करेगा, पुलिस अधिकारी। 11 में क्या है, उसका लोक सेवक माना जाना। अब देखो कुछ प्रश्न दिए हैं, आंसर तो देख लोगे आप लोग। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है दहेज लेने पर प्रतिबंध, दहेज देने पर प्रतिबंध, ए और बी दोनों, या दहेज लेने और देने के लिए विधि बनाना। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ए और बी दोनों, लेने और देने पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। दहेज की परिभाषा दी गई है धारा 2 में, ठीक है नहीं हुआ, धीरे धीरे करी हूं ना, ऐसे में आंसर देख लोगे। चलो दहेज में क्या शामिल नहीं है, मेहर शामिल नहीं है, किसके तहत, शरीयत कानून के अंतर्गत। देखो विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार, विवाह के बाद लड़कियों के घर वालों से सामान मांगना, विवाह के पूर्व आपस में लेने और देने की संविदा, वो सब दहेज में है। मेहर जो है वो दहेज में नहीं आता। इसके साथ और कौन सा नहीं आता, ठीक है, आप आगे देखो। कब अधिनियमित हुआ, बताओ कब अधिनियमित हुआ, 20 मई 1961। लागू कब हुआ है, आप लोग को तो सब याद है, कल भूल मत जाना ना। मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है, कहाँ दिया गया है मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में, धारा 2 के स्पष्टीकरण में, भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में दिया था ना, आईपीसी की धारा 30 में ही मूल्यवान प्रतिभूति का अलग से बताई थी। इसको बताओ इसका आंसर बिना देखे ऑप्शन,
हाँ, दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंतर्गत हो गई है तब किसे अंतरित होगी? माता पिता को, यदि संतान है तो उसे, दोनों सही है, या फिर पति को? सी आएगा ना, दोनों सही है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच अपने मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक नैतिकता क्या निम्न में से क्या होगी? धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। ठीक है ना, शून्य हो जाता है ना जो भी करार हुआ रहता है वो। दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाएगी? चलो बताओ, मैंने बताया था। पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। कौन से धारा में पढ़े थे, याद है कि अलग से पढ़े थे? देखो, ऑप्शन देखने के बाद याद आ जाते हैं ना, भले ऐसा पूरा थ्योरी याद रहे चाहे मत रहे। ये हो गया आप लोग का दहेज प्रतिषेध अधिनियम समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ।